सॉरी, हाँ, तो हम जो है हम इस पर नहीं जाएंगे अभी कि हम 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर पर जंप नहीं करेंगे। हमको 9th में एक चैप्टर था, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और फिर हम इस चैप्टर पर आएंगे, तब हमको समझने आएगा। ठीक है, ये चैप्टर समझने आएगा। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा मान लो कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ तुमको 9th पढ़ा रहा हूँ, वो भी मुश्किल है आज भी पूरा 9th का वो चैप्टर होना। ठीक है, वहाँ पर तुमको इनहेरिटेंस शायद नाम से वो चैप्टर होगा, है, चैप्टर नंबर 16 है 9th का। ठीक है, तो हम पहले वो देखेंगे, फिर वहाँ से ये समझने आएगी बातें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर एक ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये यूजुअली आपको दिखाई देता है, तो आप इसका नाम जानते हैं क्या होता है? डीएनए। ठीक है ना, हमने नाम सुना होगा, डीएनए इसका नाम सुना होगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए हमने इसका नाम तो सुना है, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये करता क्या है। ठीक है ना, डीएनए सुना होगा, शायद जीन सुना हो, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी हो। ठीक है, आपने इस कुछ नाम सुने हो शायद, डीएनए, आरएनए, जीन, ये कुछ नाम आपने सुने हो, पर आपको इसके बारे में अभी तक एक्चुअली पता नहीं है कि होता क्या है, कहाँ से आता है, क्या होता है। ठीक है, सबसे बेसिक बात क्या है वो समझते हैं। हमारी बॉडी बनी किससे है? सेल से, हम सबको मालूम है। हम बेसिक जब सेल का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या है? बेसिक सेल का डेफिनेशन ये है कि बॉडी के अंदर सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होने का क्या मतलब है? हमारी बॉडी बनी भी इससे और फंक्शन भी यही करता है। जैसे कि बिल्डिंग किससे बनी है? ईंटों से बनी है, कंक्रीट से, ईंट से बनी है, वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट नहीं है। समझ आ रहा है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो जो स्ट्रक्चर है वो है, फंक्शन उससे नहीं होता। बिल्डिंग के फंक्शन के लाइट है, पानी है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो उसका फंक्शन करती है। बराबर है? देखो वायर है, आराम से। हाँ हाँ, वो उसके बाजू में बैठ जाओ, रज़ा के बाजू में सीट है ना, वहाँ बैठ जाओ, हटा लो। ठीक है ना? सो उसका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, हमारी बॉडी का सब क्या कौन करता है? सेल करता है। ठीक है ना? हाँ, सो यूजुअली जो है, अब मैं उस पर नहीं जाता हूँ, पहले नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, व्हेन समवन कम्स इट्स ओके, यू कैन लाइक कीप योर माउथ शट, लेट देम सेटल डाउन एंड लेट देम रिकॉर्ड मी पेशेंटली रादर देन अगेन स्माइलिंग, गिगलिंग। ठीक है ना? मिलते तो ऐसे जैसे कैदी छूटते हैं ना, ये कैदी अभी आया, बोले देख क्या हुआ बता। हाँ ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मत किया करो। ठीक है ना, बच्चे नहीं हो तुम लोग। हाँ, तो मैं कहाँ था? तो हाँ, तो मैं इस बात पर था कि सेल हमारी बॉडी में सारी चीज़ें बेसिकली करती है। अब हम सेल के अंदर जो आते हैं, सेल के अंदर एक सेंटर होता है, उस सेंटर को क्या कहते हैं? किसी को मालूम है? सेल के अंदर जो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलता है, आरएनए मिलता है। ठीक है ना, वो सारी चीज़ों पर हम आएंगे। ठीक है, पर उस डीएनए जो होता है वो डायरेक्टली उस फॉर्म में सेल के अंदर एक्चुअली नहीं होता। सेल के अंदर वो कोई और फॉर्म में होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे कि कैसे होता है वो। तो ये सारा का सारा एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको चैप्टर में समझनी है और आपने 9th में भी देखी है, वो होती है हेरिडिटी। क्या होती है हेरिडिटी? किसी को मालूम है क्या होता है? जनरेशन से वही चीज़ दूसरी जनरेशन में आना। मतलब एक जनरेशन जो दूसरी जनरेशन में क्या चीज़ आ सकती है? हेरिडिटी के डेफिनेशन में आता है कि अगर आप कोई चीज़ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो? कैरेक्टर को। किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो? कैरेक्टर को। तो द ट्रांसफॉर्मिंग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब ये कैरेक्टर एक्चुअली होता क्या है उसको भी देखेंगे कि कैरेक्टर किसे कहते हैं। खरगोश का जो बच्चा होता है वो कैसे होता है? खरगोश ही होता है। कि तुमको बंदर दिखता हो? नहीं दिखता। इंसान का जो बच्चा होता है वो इंसान ही दिखता है, चमगादड़ तो नहीं दिखता। ठीक है ना, चमगादड़ का जो बच्चा हो चमगादड़ ही दिखता है। तो ये क्या है? कैरेक्टर्स है। क्या है? कैरेक्टर, जो यूजुअली उस जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं? पास होते हैं। ठीक है, हमें दो बातें अभी पहले पता होनी चाहिए। एक होती है कैरेक्टर, दूसरा होता है ट्रेट। क्या कहा मैंने? कैरेक्टर और ट्रेट। अब हम जो है इंसानों की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ह्यूमन पेरेंट्स से आए हैं, तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग यानी कि हम हैं, तो हम किसकी तरह दिखाई देंगे? ह्यूमंस की तरह दिखाई देंगे। ये बात ठीक है। आप दूसरी बात,
कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है उनकी आँख का कलर कुछ और है, बच्चे की आँख का कलर कुछ और है ना, होता है ना। यूजुअली आई कलर्स अलग अलग होते हैं, हेयर कलर्स अलग अलग होते हैं, हेयर के पैटर्न्स अलग होते हैं, किसी के घुंघराले बाल होते हैं, किसी के स्ट्रेट बाल होते हैं, कोई टॉल होता है, कोई मिड हाइट का होता है ना। किसी की आवाज़ बहुत भारी होती है, किसी की आवाज़ पतली होती है, ठीक है ना। किसी का नाक नक्शा उसके अम्मी से मिलता है, किसी का नाक नक्शा उसके अब्बा से मिलता है, होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, ट्रेट में आती है। किस में आती है, ट्रेट में। कैरेक्टर क्या, जो असेंशियल चीज़ें हैं हमारे पास, हमारी तरह हमारे पास इंसानों की तरह नाक है, कान है, ठीक है, मुंह है, ये क्या हमारे कैरेक्टर है। पर उसमें जो वेरिएशंस आएंगे वो क्या होंगे, ट्रेट होंगे। क्या होंगे, वो ट्रेट होंगे। 10th की बुक में नहीं है, हाँ मैं 9th की बुक का पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान सुनना, ठीक है। वो क्या होंगे, आपके ट्रेट होंगे। इतनी बात समझ रहे हो। तो ये पहली बात हो गई। तो कैरेक्टर और ट्रेट को समझना। अब ये क्या दिख रहा है ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। ये चारों कौन है ठीक है, ये चारों के चारों तो गोविंदा है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल क्यों लिया है, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये एक फिल्म में था जिसमें गोविंदा सारे रोल करता है, दादा का, बहन का, भाई का, माँ का, सबका रोल करता है, ठीक है ना। अगर अब आप हेरिडिटी को इससे बेहतर कैसे समझ सकते हैं, हम थोड़ा बहुत सबसे मिलते जुलते हैं, एग्जाम ऐसा तो नहीं है कि सेम ऐसे ही मिलते हैं, बट हेरिडिटी कुछ ऐसे ही होता है ना। हमारा नाक नक्शा जो है हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से या ख़ानदान में किसी ना किसी से क्या होता है, मिलता जुलता है। तो ये मैंने हेरिडिटी के एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझाया था, ठीक है। अब एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकता जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं हम, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, बट समवट यू आर सिमिलर टू योर पेरेंट्स, राइट, है ना, ये होती है। तो ये क्या है, आप में कैरेक्टर्स क्या हुआ, उनके ट्रांसफ़र हुए, और कुछ ट्रेड्स भी क्या होंगे, कॉपी होंगे। कैरेक्टर और ट्रेड में फ़र्क समझ रहा है क्या है, ठीक है ना। कुछ ट्रेड भी क्या होंगे, फॉलो होंगे। अच्छा, कैरेक्टर और ट्रेड के बीच में डिफरेंस जो है वो मैंने तुम्हारे पास बताया है। जैसे कि एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, एवरीवन हैज़ एन आई कलर कैरेक्टर बट डिफरेंट आई कलर्स आर ट्रेड। हर एक के पास क्या होता है, आई कलर तो होता ही है, पर अलग अलग आई कलर होने का क्या मतलब है, वो उसका क्या होगा, ट्रेट होगा। किसी का ब्राउन आई कलर है तो उसका क्या होगा, ट्रेट होगा। आई का कलर होना क्या है, कैरेक्टर है, जो कि लाजमी है। हर एक के पास आई का कलर होगा, पर जो अलग अलग कलर्स होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, ट्रेट कहलाएंगे। बेसिक बात समझ में आई। तो हेरिडिटी में हम समझते क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, समझ गए। और फिर ट्रेट्स में क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि ये क्रोमोसोम की बात पर आते हैं कि क्रोमोसोम है क्या। अब ये कहाँ से डायरेक्टली सडनली कॉन्वर्जेशन के बीच में क्रोमोसोम जंप हो गया। हमें हेरिडिटी को समझने के लिए क्रोमोसोम को समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफ़र जो एक चीज़ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफ़र होता है वो एक्चुअली क्या ट्रांसफ़र होता है, डीएनए। यही ट्रांसफ़र होता है ना। हमारे पेरेंट्स का और हमारा डीएनए क्या होता है, सेम होता है नहीं होता, डीएनए टेस्ट होता है, बराबर ना। तो ट्रांसफ़र क्या होता है, एक्चुअली में डीएनए होता है। अब ये डीएनए एक्चुअली आता कहाँ से, इसको समझते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक धागा दे दूँ, धागे में पूरा रोल करा हुआ है, धागा कैसा है, रोल कर दिया गया, ठीक है। अब आप वो रोल करे धागे को खोलेंगे तो क्या होगा, एक पतला सा धागा निकलेगा। जो पतला सा धागा निकल रहा है ना, वो क्या है, डीएनए। क्या है, डीएनए। और जो पूरे धागे का रोल है ना, वो क्या है आपका, क्रोमोसोम। क्या है वो, क्रोमोसोम। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझे। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये जो मोटा है ना धागा है, ठीक है, धागा है, हाँ पूरा मोटा। अब ये देखो धागे को खोल रहे हो ना, ये धागे को खोलने का ये जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ से बाहर निकलेगा ना, पतला पतला, वो क्या हो जाएगा आपका, डीएनए हो जाएगा। ये मौजूद कहाँ होगा, डीएनए कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली में डीएनए नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। तो आप बोलेंगे सर क्रोमोसोम होगा तो डीएनए कहाँ से मिलेगा। क्रोमोसोम बना किससे, डीएनए से। क्यों, क्योंकि मैं बहुत सारे डीएनए को लपेट दूं तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ये क्रोमोसोम अभी नॉर्मल है। आपको ये तो मालूम होगा कि हमारे बॉडी में सेल डिवाइड होते रहता है। जब सेल डिवाइड होता है ना, तो ये जो क्रोमोसोम ना खुलना शुरू होता है। जब ये खुलना शुरू होगा तो क्या होगा, डीएनए निकलेगा इसमें से। अरे समझ में। तो क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से। यानी कि आप बहुत सारा डीएनए को मिला लो और बहुत सारा रोलअप कर दो तो किस में बन जाएगा, क्रोमोसोम में बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10th स्टैंडर्ड जहाँ से शुरू हो रहा है उसके अंदर डायरेक्ट सब शुरू है। तुमको समझ ही नहीं आएगा क्रोमोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कुछ नहीं समझ आएगा। तो ये पूरा 9th का हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान से, ठीक है ना। तो
बेसिकली ये याद रखना है तुमको कि ये पूरा क्रोमोसोम का ही खेल है, आगे जब देखोगे तो यही तुमको समझने आएगी सारी बातें, ठीक है। तो क्रोमोसोम बेसिकली किससे बना होगा, डीएनए से बना होगा। अगर आप क्रोमोसोम को खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डीएनए वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्रोमोसोम अगर डीएनए से बना होता है तो अब हमें डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये दिख रहा है, इसको सीधा कर दूंगा तो एक सीढ़ी की तरह दिखाई देगा। हाँ, अब समझाता हूँ कि कैसे क्या होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसे कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, डबल हेलिकल। उसको आसान भाषा में समझना है तो हम यहाँ से समझेंगे डीएनए को। ये ध्यान से देखना कि एक डीएनए दिखता कैसे और एक डीएनए में होता क्या क्या है, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अच्छा, अब ये जो डीएनए है ज़रा देखो, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसे कहेंगे 5', इसे कहेंगे 3'। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3' और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5'। यानी कि दोनों पट्टी अगर मैं ले लूँ, अगर मैं यहाँ से इसको आधा बना दूँ ऐसे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों पट्टियाँ जो है वो आधी है, अलग अलग है, इनको जोड़ दिया तो ऐसे ही बनी है। और क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों पट्टी अपोजिट है, क्योंकि एक शुरू हो रही है 5 से, एक शुरू हो रही है 3 से, है ना। देखो यहाँ पर मैं बाद में बताऊंगा GC क्या है, पहले देखो यहाँ GC है तो यहाँ क्या है, CG है, उल्टा है। यहाँ TA है तो यहाँ पर AT दिखाई देगा, दिख रहा है, अरे दिख रहा है नहीं। तो डीएनए के अंदर जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं वो, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझा क्या होगा, है ना। एक ऊपर से अगर ये ऐसा आएगा तो दूसरा क्या होगा उसका उल्टा। अगर ये 5' 3' होगा तो ये क्या होगा, 3' 5' होगा। इतनी बात समझ रहे हो। यानी कि डीएनए बना कैसे, ऐसे दो पट्टी ले लो, दो पट्टी ले लो, आपस में ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, वो बन जाएगा। फिर उसको ऐसे ऐसे कर दो, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ऐसे बना दो तो डीएनए बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर समझना है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या है वो देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ATGC दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब सॉरी मेरे से हाथ लग गया। अब ये ATGC है क्या, ठीक है ना। अब इसकी तारीफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ मैं बताऊँ आपको ना, ये देख रहे हैं ये पॉइंट जहाँ पर कर्सर है, 4 नाइट्रोजनस बेसेस आर एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है ना। डीएनए बना होता है 4 नाइट्रोजन बेसेस से। ये क्या है, A फॉर क्या है, एडिनाइन, ये क्या है थाइमिन, ये क्या है साइटोसिन और ये क्या है गुआनिन। यानी कि डीएनए को बनने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, 4 बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। कौन सी, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। समझ में आया। ये भी याद रखना, एडिनाइन हमेशा थाइमिन के साथ पैर होगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ क्या होगा, पैर होगा। ये फिक्स्ड है, इसे शारगाफ रूल कहते हैं, ये फिक्स्ड है। हमेशा A किसके साथ पैर होगा, T के साथ, G किसके साथ पैर होगा, C के साथ। इनको बोलते क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोजनस बेसिस। समझ गए। अब इसके अलावा भी डीएनए के अंदर कुछ होता है। ये जो है ना, ये जैसे कि गुआनिन है, हाँ, ये पट्टी के अंदर भी कुछ छुपा हुआ है। इस पट्टी के अंदर 2 चीज़ें छुपी हुई होगी। इस पट्टी के अंदर 2 चीज़ें क्या है मालूम है, एक होगा फॉस्फेट ग्रुप प्लस इसके साथ होगा एक शुगर का ग्रुप। ये फॉस्फेट शुगर के याद नहीं रखना है, खाली नाम याद रखो। तो यानी कि G के साथ क्या क्या है, एक शुगर का ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। फिर ये C के साथ भी क्या होगा, शुगर का ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप। ये T के साथ भी क्या होगा, शुगर का ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप। ये इसके साथ भी क्या होगा, शुगर का ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप। तो एक नाइट्रोजन बेस जैसे कि गुआनिन, शुगर ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप मिलाकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा। यानी डीएनए के अंदर एक एक क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पर भी क्या होगा बोलो, शुगर और फॉस्फेट का ग्रुप होगा। हाँ, ये शुगर और तो ये शुगर, ये फॉस्फेट और ये ग्रुप भी मिलाकर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बने। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। अब तक डीएनए में हमने क्या पढ़ा, डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं। दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्यों हम एंटी पैरेलल या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं, अगर एक 5' 3' से शुरू हो रहा है तो दूसरा उसके कैसे लगेगा, 3' 5' से लगेगा। उसके बाद हमने शारगाफ रूल देखा। शारगाफ रूल क्या है, हमेशा गुआनिन किसके साथ पैर होगा, साइटोसिन के साथ। एडिनाइन किसके साथ पैर होगा, थाइमिन के साथ। एडिनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये चारों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। अगर हमने गुआनिन, शुगर ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप को साथ में ले लिया तो क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। समझ नहीं आ रही है बात। पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर तुमको बता रहा हूँ। डीएनए का स्ट्रक्चर बताने वाले 2 आदमी थे जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक।
इन्होंने जब डीएनए का स्ट्रक्चर बताया तो दुनिया ने इनको नोबेल प्राइज़ दिया। नोबेल प्राइज़ तो आप सब जानते हैं, समझते भी होंगे। दुनिया का जो सबसे बड़ा प्राइज़ होता है वो कौन सा होता है? नोबेल प्राइज़ होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी बात समझना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। अब हर न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, यानी कि ये इससे जुड़ा होगा। मैंने बोला था ना दोनों आपस में जुड़े होंगे, तो किससे जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए है क्या, तो आप कहेंगे वो एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या है वो? न्यूक्लिक एसिड है। इतनी बात समझ आई। डीएनए को मिला लेंगे तो क्या बनेगा? कॉइल करेंगे तो क्या बन जाएगा? राइट, क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। बराबर है। क्रोमोसोम कहाँ होता है प्रेजेंट? न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोसोम डीएनए कब बनता है? जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है। जब सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम क्या होगा? 3 होगा, और क्या बनेगा? डीएनए बनना शुरू होगा। ध्यान देना है सब बात पे, वरना चैप्टर स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या हो गया? नहीं ना, आ रहा है ना, ठीक है ना। हाँ, ये मोबाइल ये सब का भरोसा नहीं है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा भी और चीज़ पढ़नी है आपको। 1-2 चीज़ और है जो मैं भूल गया बताता हूँ अभी, ठीक है। इतनी बातें याद रहेगी कि नाइट्रोजनस बेस किसको बोलेंगे? फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ग्रुप, और एक नाइट्रोजनस बेस मिलाकर क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ध्यान से देखना, क्योंकि मैं लेक्चर अभी डाल दूंगा ना, कल नोट्स बना के आने तुमको। ये तुम लोग सीरियल कम देखा करो क्या? हाँ हाँ, अलग अलग बोल रहे हो। हाँ ठीक है। अच्छा, ये एक पार्ट है। अब ये कोई मेहरबानी होगी, कोई इसको जीनी मत पढ़ लेना, ठीक है ना बेटा, वरना तुमको जायदाद से बेदखल कर देंगे। जीनी नहीं है, क्या है? जीन है। बोले सर जीनी, डीएनए में जीनी होता है, ठीक है ना। हाँ, अलादीन है ना तुम्हारा, डीएनए नहीं हुआ, अलादीन हो गया, ठीक है। को नहीं आले नहीं ना। ओके, वाई आई स्पीक मराठी, आई डोंट नो। हाँ, जीन ठीक है। तो जीन क्या होता है? वो देखिए, डीएनए का कोई हिस्सा जिसके अंदर कोई एक इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। मतलब क्या? आपके, हम सबको मालूम है हमारे फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। हम सबकी वॉइस अलग अलग होती है। हर इंसान की वॉइस अलग है। मालूम है, कोई भी 2 इंसान की वॉइस सेम नहीं हो सकती। आपको कितनी भी सिमिलर लगे, पर वो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग होगी। समझ आता है? हम सबके फिंगरप्रिंट क्या है? अलग अलग है ना। हमारा बाल का जो डीएनए वो भी क्या है? अलग अलग है। तो हाँ, ये हेयर में भी तो डीएनए होता है। डीएनए एक्चुअली हर जगह प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना। डीएनए जो है बॉडी में एक जगह कहीं प्रेजेंट नहीं है, डीएनए हर जगह प्रेजेंट है। मतलब अगर वो क्राइम सीन पर अगर हमें एक बाल मिल जाए तो बाल को भी रखते हैं। अब बाद में अगर किसी को कंफर्म करना हुआ कि भाई यही है मुझे, तो वो बाल से मैच करते हैं उसके बाल को, बराबर है ऐसे। तो जीन, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो हर एक चीज़ हमारी अलग होती है, और जिस पार्ट में उसको हम लेकर रखते हैं वो क्या होती है? जीन होती है। मतलब जीन एक ऐसा हिस्सा है डीएनए का जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी? स्टोर होगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ किसकी है? आपकी आवाज़ हो गई, आपका बाल का टेक्सचर हो गया, जो भी है वो आपकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप में मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, मोबाइल की मेमोरी होती है, उसमें स्पेसिफिकली आप ही के मोबाइल के सारी मेमोरी स्टोर होती है। वैसे इसके अंदर भी क्या होता है? आपके बॉडी के जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है जीन में क्या होता है? स्टोर होता है। अगर कोई पूछे कि डीएनए में जीन क्या है, कहाँ है, तो डीएनए का एक हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा ले ले, जैसे ये हिस्से से लेके ये हिस्से, सपोज करो इसके अंदर तुम्हारा टॉलनेस का जीन है कि आप कितना टॉल होने वाले हो, उसका जीन है, तो ये हिस्सा आपका जीन कहलाएगा। तो जीन क्या होगा? डीएनए का एक पार्ट होगा। इतनी बात समझ में आई? पक्का? तो अब तक क्या क्या पढ़ा बताओ ज़रा। अब तक हमने ये पढ़ा कि डीएनए कैसे स्ट्रक्चर का होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। उसमें 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। एंटी पैरेलल का स्ट्रैंड्स का मतलब पता है? 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन से? एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। हमेशा ए किसके साथ पैर करेगा? टी के साथ। जी किसके साथ पैर करेगा? सी के साथ, ठीक है ना। अगर एक नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर मॉलिक्यूल लिया जाए तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। हर 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे? हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़े होंगे। इतनी बात समझ लेंगे। ये सब ना डीएनए का एक हिस्सा जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। याद रहेगा। डीएनए के बारे में बारीक से बारीक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। डीएनए को कॉइल कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम अनकॉइल कब होता है? सेल डिवीजन के टाइम में। अनकॉइल समझ रहे हो ना, खुलता कब है? ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमने अभी पढ़ा नहीं है। एडेनाइन और गुआनिन को अगर साथ में लिया जाए तो उसे प्यूरिन्स कहते हैं। साइटोसिन और थाइमिन को साथ में लिया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? पिरिमिडीन्स कहते हैं। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है ना। सेकेंड लास्ट पॉइंट कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पॉइंट है सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है ना, प्यूरिन्स एंड साइटोसिन थाइमिन्स को क्या कहते हैं? पिरिमिडीन्स कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
हाँ, अब हम क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम के बारे में क्या करते हैं हम, थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि क्या होगा। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया, सुनेंगे यहाँ पे अभी आप लोग, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम के बारे में हम क्या देख सकते हैं और ये देखते हैं। ओके, हाँ, अब हम सारी चीज़ें हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं कि ये सज्जन पुरुष है कौन, करते हैं क्या है, काम क्या है, वो भी देखेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये तो डीएनए अच्छा खासा अलग अलग तो था, काय को धागे को लपेट देना, क्या हुआ ना, काय को धागे को लपेट देना फिर ये बना देना, क्यों झंझट करने ऐसे। देखते हैं, ठीक है, वो एक करके देखेंगे। यहाँ तुमको ये एक्स दिखाई दे रहा है, ये आज से तुम्हारे गैंग की निशानी है मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है क्या एक्चुअली क्रोमोसोम, ये देखते हैं। पहली बात आपको ये समझना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं। क्रोमोसोम जब नॉर्मली जब सेल डिवाइड नहीं होता तो हमेशा पैर में होते हैं, ऐसे पैर में, मतलब पैर में नहीं, पैर में, ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट लाइक अ फ्लावर, है ना। पैर्स में होते हैं, दो क्या होते हैं, पैर्स में होते हैं। अब ये जब दो पैर्स में होते हैं ना, ये ना, क्या है, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर रेप्लिकेशन, ठीक है ना। अब ये क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, और फिर नीचे ये जो एक दूसरे को आपस में कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है वो समझते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं। क्या होगा, क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से बना है, और डीएनए के एक छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं, जीन, क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो सपोज करो यहाँ हाइट वाला जीन है, तो यहाँ भी कौन सा जीन होगा, हाइट वाला, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर सपोज करो स्किन के कलर वाला जीन है, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा, स्किन के कलर वाला जीन होगा। यानी कि अगर मेरे स्किन का कलर होगा वो दो कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक यहाँ वाले और एक यहाँ वाले, बराबर है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स कौन से होंगे जिनमें एक, मतलब जीन नंबर से, मतलब यहाँ हाइट वाला है, यहाँ कलर वाला है, यहाँ कोई और है, उसके आगे हेयर का है, हेयर का जो टेक्स्चर है, हेयर टेक्सचर है उसके लिए। तो दोनों जगह जब सेम होगा ना लाइन से, तो वो कैसा क्या कहलाएगा, होमोलोगस, क्या कहलाएगा, होमोलोगस। और आपस में ये दोनों को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। जब रेप्लिकेशन हो जाएगा, जब रेप्लिकेशन नहीं होता है, जब सेल डिवाइड नहीं होता तो कैसा होता है, अलग अलग हो जाते हैं दोनों। तो सिंगल है, रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, ये ऐसे क्या होगा, डबल बनेगा। कैसे होगा डबल बनेगा तो बाद में देखेंगे। तो इस तरह से ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। यानी कि आपको पहले क्या याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, जब आप उस पर जीन्स देखेंगे तो वो जीन्स कैसे दिखाई देंगे, आपको सेम सीक्वेंस में दिखाई देंगे। यानी हाइट वाला पहले हो गया, स्किन के कलर वाला बाद में हो गया, तो दोनों पे क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सपोज करो यहाँ पर हाइट वाला जो जीन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, जो वो कह रहा है कि हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, और यहाँ वाला जो जीन है वो कह रहा है कि हाइट क्या होनी चाहिए, थोड़ी कम बढ़नी चाहिए। यानी कि दोनों में वेरिएशन है। तो जब ये दोनों में आपस में वेरिएशन आ जाएंगे, उन्हें कहते हैं अलील्स। क्या कहते हैं, अलील्स। अलीली नहीं बोलना, अलेले नहीं, अलील्स। क्या पढ़ते हैं इसे, अलील्स, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर फिर से समझोगे अलील्स होता क्या है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है, 11th में पढ़ाया जाता है अलील्स, अभी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर भी हाइट का जीन है और यहाँ पर भी क्या है, हाइट का जीन है, ठीक है। अब ये वाला जो हाइट का जीन है और ये दोनों हाइट के जीन में डिफरेंस है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा, पर दोनों तो सिस्टर क्रोमैटिड्स पर ही है ना, दोनों सिस्टर पर। यहाँ पर जो आपस में वेरिएशन आ जाएगा उसके वजह से हम इसके क्या कहेंगे, अलील्स कहेंगे। आपको होमोलोगस क्रोमोसोम समझा क्या होता है, ऐसे क्रोमोसोम जहाँ पे जीन्स का सीक्वेंस क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। वो आपस में मिल जाए तो हर एक एंड को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। अलील्स में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पर जब दोनों जीन में जो डिफरेंस आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका अलील्स कहलाएगा, अलील्स, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात, अगर सपोज करो किसी के फादर हाइटेड है और किसी की मदर ज़्यादा हाइटेड नहीं है, तो अब जो होगा, जो प्रोजेनी होगा, या तो ये हो सकता है कि वो फादर की हाइट पर चला जाए, या तो हो सकता है वो मदर की हाइट पर आ जाए, या दोनों की हाइट में कहीं पर मिड साइज़ में आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अगर वो मिड साइज़ में आ गया तो वहाँ पर कौन आ जाएगा, अलील्स का, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अब एक साइड तो आपको फादर से मिलेगा, एक साइड आपको कहाँ मिलेगा, मदर से मिलेगा। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो उसी से तो आपका हाइट का वो जीन बनेगा, बराबर है ना। अगर दोनों, अगर ऑब्वियस सी बात होती है, अगर आपके मदर फादर दोनों हाइटेड है तो बच्चे हाइटेड ही होते हैं,
यूजुअली यही होता है ना, बास्केटबॉल प्लेयर होंगे उनके बच्चे जो होंगे वो लंबे ही तो होते हैं, ऑब्वियसली कभी देखा होगा, लंबे ही होते हैं यूजुअली जो होते हैं। देखो जिनके फादर या मदर हाइटेड है तो उनको आपको हाइटेड ही मिलेंगे ना, खानदान में हाइट एक नॉर्मल होती है ना, वो जो चल रही है हाइट वैसी ही चलती जाती है। तो यही कॉम्बिनेशन बनता चला जाता है, अलग अलग क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनता जाता है। कभी कभी क्या होता है, मान लो कुछ ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जो 4 पीढ़ी पहले आपके कोई दादा को हुई होगी, वो डिजीज़ आपको आ गई, खुदा ना खास्ता किसी और को आ गई खानदान में, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन हज़ारों करोड़ों कॉम्बिनेशन बनते हैं, पता नहीं कौन सा जीन किसके साथ मिक्स हो जाए। आपके फादर के पास जो जीन है वो उनके ग्रैंडफादर से आया होगा, उनके ग्रैंडफादर का कॉम्बिनेशन आपके फादर में आया होगा, ग्रैंडफादर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, उनके जो फादर होंगे वहाँ से आया होगा, तो सारे कॉम्बिनेशन मिलके हम तक आए। सोचो हम में कितने कॉम्बिनेशन आए होंगे, समझ रहे हो ना। कोई होता है ना पुराना फ़ोटो देख के होता है, देखो तुम तो तुम्हारे दादा की तरह दिखते हो, या तुम तुम्हारे इसकी तरह दिखते हो, ठीक है ना, पुराने कोई रिश्तेदार इसकी तरह दिखते हो। तो ये सब यही सब चक्कर है भाई, कॉम्बिनेशंस का अलग अलग, ठीक है। तो क्रोमोसोम के बारे में बात समझ में आई। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे कहते हैं वो समझे। जब रेप्लिकेशन के बाद जब हमारे पास 2 क्रोमोसोम आ जाएंगे तो कौन से होंगे, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। होमोलोगस क्यों बोलते हैं उसे समझाना, क्योंकि इनके हर एक सीक्वेंस में जो जीन का सीक्वेंस होता है वो सेम होता है, हालांकि दोनों के जीन में वेरिएशन हो सकता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए कितने जीन होंगे हमारे पास, 2 जीन होंगे, समझ गए। अच्छा यहाँ तक बात समझी। कौन से, नहीं ये तो दोनों अलग थे, हाँ ये अलग था और ये भी अलग था, समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये एक, हाँ ये बोल सकता हूँ कि मैं ऐसा, यहाँ पर अगर हाइट है तो यहाँ पर भी हाइट ही था, ठीक है, पर ये अलग, ये सपोज करो ये मदर से आया था, ये फादर से आया था, ठीक है। पर रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, 2 ब्लू हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, ऐसा। तो सेम 2 ब्लू आ गए, मतलब सेम कॉम्बिनेशन के रेप्लिकेशन आ गए, तो क्या होगा आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएगा। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है, ठीक है ना। हाँ अलील्स मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को क्या है, ठीक है ना। अब इतना ये चीज़ बताता हूँ, फिर यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है, फिर हम कल देंगे, ठीक है। हाँ अब डीएनए तो हमने पढ़ लिया कि डीएनए क्या होता है। अब आरएनए, ये देखो ये चैप्टर जो है ना आधे से ज़्यादा इसमें 12th स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो ये इतना आसान चैप्टर नहीं है जो तुमको लग रहा है, ठीक है ना। तुमको क्या समझा नहीं समझा, स्कूल में क्या समझा मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, पर ये आधे से ज़्यादा जो है वो 12th स्टैंडर्ड है इसमें। तो ध्यान से देखो, डीएनए और आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए देखते हैं हम, ठीक है। हाँ डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अच्छा डीएनए डबल स्ट्रैंड है दिखता है, आरएनए कैसे स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है आधा। डीएनए से आरएनए बनेगा, याद रखना, डीएनए से क्या आएगा, आरएनए आएगा। आरएनए जाएगा उसके पास, बोलेगा मेरे को तेरा कॉपी करना है, डीएनए क्या करना है, कॉपी करना है। तो बोलेगा ठीक है, जैसे तुम अपना होमवर्क कॉपी करवाते हो तो बोले थोड़ा अपना लिख थोड़ा मैं लिखता हूँ, तो ये इसके पास आया तो क्या करेगा, इसका आधा स्टैंड क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। क्यों कॉपी कर लेगा वही बताता हूँ। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस छोड़ के कभी बाहर नहीं जाता, डीएनए शहंशाह आदमी है, वो घर पर बैठा रहता है, ठीक है ना, वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। वो अपने भाई या बहन को, छोटे भाई या बहन को काम पे भेज देगा बाहर, जाओ सामान लेकर आओ, ठीक है ना। अब जो भी डीएनए का काम है वो कौन करेगा, आरएनए करेगा, समझ में आ रहा है। तो डीएनए से आधा रेप्लिकेट होकर कौन बनेगा, आरएनए बनेगा, फिर आरएनए आगे जाके काम करेगा। अब आरएनए क्या काम करेगा वो तो हम कल देखेंगे, पर उसको समझते हैं। डीएनए से एक्चुअल काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, प्रोटीन बनना। क्या होना, प्रोटीन बनना। हम क्या करेंगे, डीएनए से जब आरएनए बनेगा, आरएनए जब हमारी बॉडी में आगे जाएगा तो एक्चुअली में क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और यही चीज़ मेन है, प्रोटीन बनाना, और इसी से चीज़ें आगे बढ़ेगी। ऐसा क्या चीज़ होता है जो टॉल प्लांट को, नारियल का झाड़ कभी तुमने छोटा देखा है क्या, हमेशा लंबा ही होता है ना। तो ऐसी क्या चीज़ होती है नारियल के झाड़ में जो हमेशा उसको ऊपर ही बढ़ाएगी या हाइट ही उसकी करेगी, उसके डीएनए से प्रोटीन, वो वाले प्रोटीन ज़्यादा बनते हैं जिससे क्या हो जाए, हाइट क्या हो जाए, बढ़ जाए। एट दी एंड सारा माजरा किसका है, प्रोटीन का है। डीएनए से जो प्रोटीन बनता है उसका है। तो कल के जो लेक्चर में हम ये देखेंगे, कल हम 10th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करेंगे। ये अब तक पूरा किसका था, 9th का। मैंने 9th का तो मैं एक्चुअली पौना लेसन पढ़ा है, चैप्टर नंबर 16 जो है ना उसका पौना लेसन पढ़ा है। ये अभी मैंने सुबह में 2 घंटे लगाए ये सबको तैयार करने में, और तुमको आधे घंटे में बता रहा हूँ ना, अभी ये 2 घंटे लगे हैं सब जोड़ने तोड़ने में, लगाने में, ठीक है ना। तो ये ठीक है, याद रहेगा। और दूसरी बात, उसके अंदर नाइट्रोजन बेस क्या थे, 4 नाइट्रोजन बेस बताओ डीएनए के कौन से थे, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। यहाँ पर होता है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, क्या क्या होता है, यूरासिल।
उसके अंदर 2 ग्रुप और कौन से थे जो बेस ग्रुप थे, कौन से थे? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो इसमें भी क्या होता है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और साइटोसिन मिलकर क्या बनाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड। शुगर, फॉस्फेट और यूरासिल मिलकर क्या बनाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पर भी क्या बनेगा? एक न्यूक्लियोटाइड। क्या इसके न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे? नहीं, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा? नहीं दिखेगा। इतनी बात समझी तुमको? ठीक है ना। कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ, हालांकि मैंने पीपीटी तो बनाई नहीं है। क्या? हाँ, थाइमिन क्या होता है? यूरासिल होता है, याद रहेगा। ठीक है। और इसमें हमने पेयरिंग नहीं दी है, जैसे उसमें ए किसके साथ पैर हो रहा था? टी के साथ। जी किसके साथ पैर हो रहा था? सी के साथ। और ये रूल कौन सा था? ए टी के साथ पैर होना, जी सी के साथ पैर होना। कौन सा रूल था? शारगाफ रूल। क्या था? शारगाफ रूल। समझ गए? हाँ, शारगाफ रूल, नॉट शारगाफ रूल। अब बोलना सर ये तो चारगाफ है, उसे प्रोनाउंस करते हैं शारगाफ है। अब क्यों करते हो मैं तो नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। तो शारगाफ रूल, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आज हम क्लास को ख़त्म कर दें।